दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तबाही का सूरज। ये राम रेमी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। इसमें तो फुमांचू भी दिखाई दे रहा है। तो पढ़ते हैं तबाही का सूरज। दिसंबर के महीने की सुबह, यानी कड़कड़ाती सर्दियों की सुबह, समय लगभग 4 बजे। पूरा दिल्ली शहर रजाइयों में दुबका पड़ा था। खर्र खर्र। लेकिन जो इस समय जाग रहे थे उन्होंने देखा आकाश में बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता हुआ एक आग का गोला सा प्रकट हुआ था। आश्चर्य, 4 बजे सूर्योदय वो भी दिसंबर के महीने में। घोर आश्चर्य। अरे यह क्या, आज तो सुबह सुबह 4 बजे ही सूर्योदय हो गया। इसी के साथ नगर का तापमान बढ़ने लगा। लोगों ने अपने ऊपर ओढ़ी रजाइयां उतारनी शुरू कर दी। उफ, पता नहीं क्या मुसीबत है। फिर देखते देखते पूरे नगर में गर्मियों के महीनों का वातावरण बनने लगा। अरे भगवान, जल्दी से नहाकर बाहर निकल, मेरा शरीर पसीना छोड़ने लगा है। निकलते हूँ, शोर मत मचाओ। लोगों ने अपने अपने घरों में लगे पंखों के स्विच ऑन कर दिए थे। हे भगवान, लगता कलयुग अपने उतार पर है और अब जरूर प्रलय होगी। लेकिन इससे गरीब पंखों ने गर्म हवा छोड़नी शुरू कर दी। वो दिसंबर के महीने में लू, न जाने प्रकृति ने अपना नियम क्यों बदल दिया है। अगले ही कुछ पलों में नगर का तापमान जून के महीने की गर्मी के अधिकतम तापमान को भी पार कर गया। उफ, 49 डिग्री सेल्सियस। जिस तेजी से नगर का तापमान बढ़ रहा है, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही देर में आदमी चाय के पानी की तरह उबलने लगेंगे। कार्यालय, मौसम विभाग, नई दिल्ली। फिर विनाशकारी क्षण शुरू हुए। नगर का तापमान विश्व रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 60 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच गया तो यमुना का पानी भाप छोड़ने लगा तथा पानी के अंदर जीव जंतु तड़पने व मरने लगे। लोगों के घर किसी बिस्कुट फैक्ट्री की भट्टी की तरह तपने लगे। उफ राम भैया, अब तो मारे गर्मी के शरीर सुलगने लगा है। हाँ, पता नहीं आज यह कैसी तबाही का सूरज निकला है। और इस तपन से बचने के लिए लोग जैसे घरों से बाहर निकलते। हे वाहिगुरु, अंदर ही नशा, बाहर तो आग बरस दी है। उधर मेट्रो रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही धमाके के साथ उड़ गया। आई धड़ाम। इस तरह लगभग 1 घंटे तक विनाश का तांडव करने के बाद आकाश में निकला वह तबाही का सूरज एकाएक अपना रंग बदलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह सूरज किसी पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह शीतल हो गया। हे भगवान, अब जाकर थोड़ी शांति मिली है। उफ, अब शरीर को कुछ चैन मिला है। और तभी हा हा हा, फुमांचू, काना शैतान। नगर निवासियों, आप सभी लोग मुझसे अच्छी तरह परिचित होंगे। मैं हूं विश्व का भावी सम्राट फुमांचू। हा हा हा। अभी तक तबाही का जो सूरज नगर को झुलसा रहा था वह मेरा नया आविष्कार है। फुमांचू, अगर मैं चाहूं तो अपने इस आविष्कार के द्वारा पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूं, और राख करूंगा भी यदि जल्दी पूरी दुनिया ने मेरी अधीनता स्वीकार न की तो प्यारे कान्हा चाचा, यह सब लीला तुम्हारी रची हुई थी। मेरी यह चेतावनी भारत सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सरकारों को है। यदि समस्त सरकारें एक माह के अंदर ही मुझे विश्व सम्राट मानकर मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगी तो विश्व के प्रत्येक नगर में ऐसा एक तबाही का सूरज उदय होगा, और इसका क्या परिणाम होगा यह तो तुम लोग अच्छी तरह जान ही चुके हो। हा हा हा। एक खास बात और, सबसे पहले मेरी अधीनता स्वीकार करने वाला देश भारत देश होगा। यह मेरी उन पराजयों का बदला होगा जो भारतीय महान सपूत और राम रहीम ने मुझे कई बार दी है। हा हा हा। काने शैतान, मैं तुझे विश्व सम्राट नहीं बल्कि जूतों की माला पहनाकर अपने देश की जेल में चक्की पिसवाऊंगा। और इसी के साथ आकाश में चमकता चंद्रमा और फुमांचू का अक्स किसी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। घोर आश्चर्य, लगता अब जल्दी कुछ होकर रहेगा। फिर ठीक 1 घंटे बाद, जबकि नगर का वातावरण दिसंबर माह के अनुरूप था, राम रहीम सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी अंकल के सामने थे। उफ, मेरे तो समझ में नहीं आता राम बेटे कि यह जो नई मुसीबत यानी कि यह केस मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ उसके विषय में मैं तुम्हें क्या जानकारी दूं। चीफ अंकल, सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि हमें इस बार यह भी नहीं मालूम कि फुमांचू का नया अड्डा कहाँ है। हाँ, लेकिन राम बेटे, हमारे देश के नहीं बल्कि समूचे विश्व के वैज्ञानिक अब तक इस प्रयत्न में लग चुके हैं कि वह यह जान सके कि तबाही का सूरज अचानक कहां से प्रकट हुआ था और कहां विलीन हो गया था। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट मिलने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक हमें फुमांचू के नए अड्डे की जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। काश फुमांचू के अड्डे का पता लग जाए तो इस बार मैं धरती के इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इधर इस बार फुमांचू का नया अड्डा आकाशगंगा में कई गुमनाम ग्रहों में से एक ग्रह पर था, जिसे फुमांचू ने सम्राट ग्रह का नाम दिया था। सम्राट ग्रह। इस सम्राट ग्रह को एक आधुनिक नगर के रूप में डालने के लिए फुमांचू ने काफी मेहनत की थी। इसी ग्रह में स्थित एक प्रयोगशाला में। हा, तुम्हारा प्रयोग सफल रहा प्रोफेसर विलियम। अब मुझे विश्व सम्राट बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हा। समाकरे मामहिम, अभी आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए जितना कि आप। क्यों भला हमें इतना खुश क्यों नहीं होना चाहिए प्रोफेसर? मामहिम, अभी अभी आपने सारी दुनिया को यह चेतावनी दी है कि एक माह के अंदर अंदर आपकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा एक माह के बाद दुनिया के प्रत्येक राज्य में एक तबाही का सूरज उदय होगा, जो कि कतई संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे इस नए आविष्कार का संचालन विद्युत तरंगों द्वारा होता है। यानी आपके अनुसार तबाही का जो सूरज है वह एक प्रकार से बड़ा हीटर है, और उस हीटर के एलिमेंट को गर्म करने के लिए 5 लाख टन मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। और महामहिम, इस ग्रह में बने हमारे पावर हाउस की कार्य क्षमता सिर्फ 3 लाख टन मेगावाट है। फिर मेरे कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि हम एक समय में एक से अधिक तबाही के सूरज का संचालन नहीं कर सकते, और एक ही सूरज को लगातार 1 घंटे तक संचालित करने के बाद हमारे पावर हाउस का ट्रांसफार्मर अपने आप जल जाएगा, क्योंकि 3 लाख टन मेगावाट कार्य क्षमता वाले पावर हाउस से 5 लाख टन मेगावाट का लोड नहीं लिया जा सकता। हूँ तो प्रोफेसर, अब तुम अभी से पावर हाउस की कार्य क्षमता को कम से कम 20 लाख टन मेगावाट तक बढ़ाने के कार्य में जुट जाओ, क्योंकि आज से एक माह बाद दुनिया के 4 बड़े राष्ट्रों में तबाही का सूरज हर हाल में उदय होना चाहिए। असंभव। क्या आप बकते हो प्रोफेसर? एक आंख फुमांचू की इकलौती आंख किसी सुर्ख अंगारे की भांति देखने लगी। समाकरे मामले में आप तो जानते हैं कि इस ग्रह में आपके और मेरे सिवाय सिर्फ मेरे 8 सहयोगी हैं और हैं। पावर हाउस की कार्य क्षमता को 3 लाख टन से 20 लाख टन मेगावाट तक करने के लिए, वो भी एक माह के अंदर अंदर, हमें एक विशाल पावर हाउस का निर्माण करना पड़ेगा, और उसमें कार्य करने के लिए हमारे पास कम से कम हजारों की संख्या में इंसानों की जरूरत होगी। ठीक है प्रोफेसर, तुम्हें आदमी मिलेंगे, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। बस तुम अभी से नए पावर हाउस के निर्माण कार्य की योजना शुरू कर दो। कहने के साथ ही फुमांचू लंबे लंबे डंक भरता हुआ प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। उसी रात कथित सम्राट ग्रह से एक प्रकाशपुंज धरती की ओर बढ़ा। कुछ ही घंटों बाद उस प्रकाशपुंज को न्यूयॉर्क सेंट्रल जेल के ठीक ऊपर देखकर जेलकर्मी चौंक पड़े। उफ, ये आंखों में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कैसी है? अरे, यह रोशनी का दायरा कैसा है? फिर वहीं प्रकाशपुंज सेंट्रल जेल के मैदान के बीचों बीच उतरकर रुक गया। आश्चर्यजनक। अगले पल जेलर न जाने किस प्रेरणा के अंतर्गत चीख उठा, सिपाहियों, कवर कर लो इस रोशन दायरे को। सिपाहियों ने तुरंत अपने ऑफिसर के आदेश का पालन किया, किंतु तभी उस रोशन दायरे के चारों तरफ से गोलियों की एक बाढ़ सी निकली, और देखते देखते जेलर को छोड़कर जेल के सारे कर्मचारी शहीद हो चुके थे। ये भगवान, यह कौन सी मुसीबत है? वो पता नहीं है क्या बला है। जेलर मैदान में खड़ा थर थर कांप रहा था। तभी एक क्षण के लिए वह रोशनी का दायरा मैदान से गायब हो गया, और अगले पल उस स्थान पर, अरे यह तो कोई आधुनिक ढंग की उड़न तस्तरी मालूम पड़ती है। फिर, अरे यह कौन हो सकता है? कौन हो तुम? हा, तुम नहीं, आप कहो जेलर, क्योंकि मैं हूं विश्व सम्राट फुमांचू। हा। फुमांचू, लेकिन मेरा मतलब है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी जेल के सिर्फ वे खूंखार कैदी जो या तो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, या फिर वो जो अपने गले में फांसी के फंदे के डलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उफ, तड़ाक। जेलर के बच्चे, मुझे किंतु या परंतु सुनने की आदत नहीं है। मुझे तुरंत ही मेरे बताए अनुसार कैदी चाहिए, वरना। जी, समझ गया। फिर कुछ ही देर बाद जेलर जेल के एक हिस्से में एक लंबी कतार में बनी कोठरियों में से एक कोठरी का दरवाजा खोल रहा था। मास्टर, यह हमारे देश का सबसे खतरनाक कैदी विल्सन। इसने एक ही रात में 300 व्यक्तियों को भुट्टो की तरह भून डाला था। गुड, इसे बाहर निकालो। फिर दूसरी बैरिक के सामने पहुंचकर
और यह हमारे देश का वो मुजरिम जिसे इंसानों का कत्ल करने में उतना ही मजा आता है जितना कि एक बच्चे को 5 स्टार चॉकलेट खाने में। गुर वेरी गुड। इस तरह न्यूयॉर्क जेल के छठे हुए करीब 500 कैदी लेकर फोमांजू सम्राट ग्रह की ओर चल पड़ा। साथियों, अब तुम लोग किसी कैदी की नहीं बल्कि आजाद इंसानों की जिंदगी जियोगे। हिप हिप हुर्रे। और दूसरे दिन सुबह होते ही चीन की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली वांग चिन जेल के जेल कर्मी एक आग चौंक पड़े। अरे यह क्या, यह तो कोई उड़न तस्त्री मालूम पड़ती है, लेकिन यह अचानक कहां से आई कहां से। फिर जब फोमांचू उड़न तस्त्री से बाहर आया तो जेलर भी वहां पहुंच चुका था। फोमांचू। और अगले पल जैसे जेलर को कुछ ख्याल आया, वह जोर से चीख पड़ा, गार्ड्स घेर लो इसे, यह यहां से जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई और अनहोनी घटती, ठहरो। कामरेड चिंचू यानी चीन के खुफिया विभाग का चीफ। कामरेड यह वही व्यक्ति है जिसने न्यूयॉर्क सेंट्रल जेल से करीब 500 के कैदियों का अपहरण किया है। मैंने इसके और इसके उलिये के बारे में आज के समाचारों में काफी बारीकी से पढ़ा है। मैं इसके बारे में तुमसे बेहतर जानकारी रखता हूँ, समझे? यस कामरेड। फिर कामरेड चिंचू फोमांचू की ओर आकर्षित हुआ। मिस्टर फोमांचू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से रोकने की हमारी सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी, अतः फिलहाल मैं किसी खून खराबे के पक्ष में नहीं हूँ। हा, वाकई तुम बहुत ही समझदार हो कामरेड। लेकिन मिस्टर फोमांचू, मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम न्यूयॉर्क सेंट्रल जेल या हमारी जेल से कैदियों को ले जाकर उनका क्या करोगे। कामरेड, यह सारे कैदी मेरे विश्व सम्राट बनने में मेरी मदद करेंगे। बदले में मैं इन्हें सम्मानित जीवन जीने का मौका दूंगा। कहीं यह काना पागल तो नहीं हो गया? वाह, विश्व की जेलों से ले जाए गए भयानक अपराधी जो अपने वतन अपने सगे संबंधियों के किसी काम न आ सके, वह भला विश्व सम्राट बनने में तुम्हारी क्या मदद करेंगे? यह अपने अपने सोचने का ढंग है कामरेड। मेरे ख्याल से तो वह सारे कैदी जो तुम्हारी जेलों में अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि उन्हें जीने का मौका मिलेगा तो वह मेरे लिए एक आम इंसान से ज्यादा वफादार व काम के आदमी साबित होंगे। अब एक आखिरी सवाल, और क्या वाकई तुम्हारे चैलेंज अनुसार एक माह बाद विश्व के प्रत्येक राज्य में ठीक वैसा ही तबाही का सूरज उदय होगा जैसा कि आज से 2 दिन पूर्व भारत में उदय हुआ था? हाँ कामरेड। फोमांचू खोखली धमकियों में कभी विश्वास नहीं करता, समझे? समझ गया। काश कामरेड अचानक ही न आए होते तो मैं इस काने शैतान को मार गिराता। और फिर थोड़ी देर बाद चीन की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जेल के करीब 700 खतरनाक कैदी लेकर फोमांचू अपनी विशेष उड़न तस्वीर की ओर बढ़ रहा था। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है फोमांचू, क्योंकि तुम्हारे विश्व सम्राट बनते ही पूरी दुनिया में अपने ही एक चीनी भाई का राज होगा। चलो साथियों, धरती का सबसे बड़ा शैतान फोमांचू की दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होगा। हा। यह काना अजीब सन की है। दूसरे दिन यह खबर समाचार पत्रों, आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। विश्व के खतरनाक अपराधी फोमांचू द्वारा न्यूयॉर्क सेंट्रल जेल व चीन की जेल से करीब 1200 कैदियों का अपहरण। नाश्ते की मेज पर इसी खबर को अखबार में पढ़ते हुए राम की आंखें पहले तो कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ी। फोमांचू द्वारा चीन व न्यूयॉर्क की जेलों में से करीब 1200 कैदियों का अपहरण। न्यू प्रेस। फिर मन ही मन कुछ निर्णय करने के बाद उसकी आंखें चमकने लगी। रहीम, जल्दी से नाश्ता समाप्त करो, हमें तुरंत चीफ से अंकल से मिलने चलना है। ओके राम भैया। करीब 20 मिनट बाद जब राम रहीम ने सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी अंकल के ऑफिस में प्रवेश किया तो वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। गुड मॉर्निंग चीफ अंकल। मॉर्निंग। आओ राम बेटे, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। चीफ अंकल, लगता आप आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद बड़ी गंभीरता से कुछ सोच रहे थे। हाँ राम बेटे, मैं सोच रहा था कि अपने देश की प्रमुख जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं कौन सा कदम निर्धारित करूं, क्योंकि संभव है अन्य देशों की जेलों की तरह फोमांचू का आक्रमण हमारे देश की जेलों पर भी हो। चीफ अंकल, इस संबंध में मैं आपके पास एक योजना लेकर आया था। कैसी योजना? फिर राम चीफ मुखर्जी को अपनी योजना समझाने लगा। उसकी पूरी योजना सुनकर, राम बेटे, बेशक तुम्हारी योजना शानदार है, लेकिन यदि इसका प्रथम चरण ही पूरा न हुआ, यानी
लेकिन चीफ अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि राम भैया की योजना पूर्णतः सफल होगी। और फिर चीफ अंकल, मेरी समझ में इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उसी रात तिहाड़ जेल के एक विशाल मैदान में एक प्रकाश पुंज उतरकर जैसे कि आधुनिक उड़न तस्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ। एक आग पूरा मैदान तेज रोशनी से नहा उठा। अगले पल, आओ प्यारे काने चाचा, मैं तुम्हारा इंतजार था। अब जिंदगी भर इसी जेल की काल कोठरी में आराम करना। वाह प्यारे भतीजो वाह, बहुत अरसा हो गया था तुम दोनों की प्यारी प्यारी सूरतें देखे। तुम दोनों को सही सलामत देखकर तुम्हारी चचा को बहुत प्रसन्नता हुई है। कहते हुए फुमांचू ने अपनी विशेष पोशाक में लगा एक गुप्त बटन दबा दिया और अपने चेहरे पर विशेली मुस्कान लिए सीढ़ियां उतरने लगा। आओ काने शैतान, आज तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। फुमांचू के नीचे उतरते राम रहीम ने एक साथ उस पर छलांग लगा दी। लेकिन अगले पल, आई हा उफ, हा राम भैया, इसके तो पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा है। हाँ, आओ प्यारे भतीजो, क्या एक ही बार में हिम्मत हार बैठे? आओ अपने चाचा से गले तो मिल लो। हा कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवश्य चाचा अवश्य, गले तो हम जरूर मिलेंगे, पर तुमसे नहीं, तुम्हारी लाश से। कहने के साथ ही राम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर पागलों की तरह फुमांचू पर फायर करने लगा। धौएं धौएं, हा। लेकिन गोलियां फुमांचू के शरीर तक पहुंचने से पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकराती, कुछ चिंगारियां से निकलती और गोलियां नष्ट हो जाती। अपने प्रयास को व्यर्थ जाता देखकर झुंझलाए हुए राम ने अपना खाली हो चुका रिवॉल्वर फुमांचू पर खींच मारा। लेकिन रिवॉल्वर फुमांचू के शरीर से टकराने से पहले ही किन्हीं अदृश्य विद्युत तरंगों से टकराया और जलकर राख हो गया। हा बक। ओह, तो काने चाचा के शरीर के चारों ओर अदृश्य विद्युत तरंगों का जाल है। मूर्ख भतीजो, अब की बार फुमांचू से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं इस जेल से कुछ कैदी आजाद कराकर अपने साथ ले जाने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा, क्योंकि तुम लोगों के कारण मुझे कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है। कहने के साथ ही फुमांचू ने अपनी पोशाक में लगा एक अन्य बटन दबाया। अगले पल उस विचित्र पोशाक से दो चिंगारियां सी निकलकर राम रहीम की तरफ बढ़ी। टिच टिच। उन चिंगारियों के राम रहीम के शरीर से टकराती आह उफ। देखते देखते भारत के दो महान सपूतों का अंत हो गया। हा मूर्ख, मुझसे टकराने चले थे। हा अपनी सफलता पर खुश होते हुए फुमांचू ने आगे बढ़ने के इरादे से अभी पहला कदम ही उठाया था कि हा मूर्ख इंसानों, फुमांचू को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर रहूंगा। टेट धौएं धौएं। अपना पहला आक्रमण असफल होते देख जेल कर्मियों ने उस पर दस्ती बमों की वर्षा की। भड़ोम। लेकिन अगले पल जब धुएं का बवंडर छटा, हा उफ, ये आदमी है या जिन? इतनी भयंकर बमबारी में भी असुरक्षित है क्या? फिर पोमांचू ने जेल कर्मियों की को आश्चर्य से निकलने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी विशेष पोशाक में लगे एक अन्य गुप्त बटन को दबाया। उसके जिस्म के चारों ओर से चिंगारियां निकलकर उनकी ओर बढ़ी। टिच टिच, हा और अगले ही पल, आई वक उफ। इस तरह अपना रास्ता साफ कर फुमांचू जेलर के ऑफिस में पहुंचा और वहां से जेल के खतरनाक कैदियों की फाइलें लेकर जेल की बैरिकों की ओर बढ़ा। फिर, हूं तो तुम अचम्मल के मशहूर डकैत राम आश्रे। बोलो, आजीवन इसी जेल में सड़ना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो? मैं आजाद होना चाहता हूँ। गुड। इसी तरह दूसरी बैरिक में तुम रंगा बिल्लाओ। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार परसों सुबह तुम दोनों को फांसी दी जानी है। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? जिंदगी। मुझे भी यही उम्मीद थी, बाहर निकलो। इस तरह तिहाड़ जेल के करीब 600 कैदियों को लेकर फुमांचू सम्राट गृह की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया जा रहा था। सेना के करीब 200 जवानों और राम रहीम के अंतिम संस्कार के समय सेना की विशेष मातमी धुन बज रही थी। हाय मेरे बच्चों, तुम्हें किसकी नजर लग गई? बू। बस करो राधा, शहीदों की चिता पर रोया नहीं करते। सुबक सुबक। मेरे बच्चों, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। फुमांचू को तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। इधर सम्राट गृह में, हा
मेरे साथियों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भारतीय सीक्रेट सर्विस के एजेंट राम रहीम के रूप में हमेशा हमेशा के लिए चिता में जलकर राख हो चुकी है। और अब जल्दी मेरा विश्व सम्राट बनने का सुपर सपना पूरा होगा। इस शुभ अवसर पर मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आप सब लोग अपनी अपनी सरकारों की नजरों में मुजरिम थे, लेकिन मेरी नजरों में आप सब जांबाज, बहादुर व दिलदार इंसान हैं। अतः अब आप लोगों का सम्राट ग्रह के उच्चाधिकारियों के रूप में चुनाव होगा। अजीब सन की है ये काना। और इस चुनाव की पहली व आखिरी शर्त यह है कि जो प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदियों को द्वंद्व युद्ध में हरा देगा वही विजयी माना जाएगा। बोलो, आप लोगों को चुनाव की यह शर्त मंजूर है? हमें मंजूर है, मंजूर है। गुड। अब पहला मुकाबला होगा सम्राट ग्रह के महामंत्री का, फिर दूसरा सेनापति का, व तीसरा मुकाबला होगा मेरे दो अंगरक्षकों के लिए। अब आप लोगों में से जो महामंत्री पद के इच्छुक हो वह मैदान में आ जाए। अगले पल मैदान में 8 कैदी महामंत्री के पद के प्रत्याशी के रूप में उतर आए। फिर फोमांचू के संकेत पर दो प्रत्याशियों का आपस में द्वंद्व युद्ध के रूप में मुकाबला शुरू हुआ। जल्दी ही पाकिस्तान में विकसित हत्यारे के नाम से प्रसिद्ध हारून रशीद नाम के कैदी ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर विजय हासिल की। सम्राट ग्रह के प्रधानमंत्री हारून रशीद की जय हो। विश्व सम्राट फोमांचू की जय जयकार हो। फिर सेनापति के पद के लिए मुकाबला शुरू हुआ। ढूम आह। फिर रूस के एक खतरनाक स्मगलर किंग ने अपने 5 प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने आप को सेनापति पद के लिए श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। सेनापति सनातोव जिंदाबाद। और अंत में भारत के दोनों खतरनाक हत्यारे रंगा बिल्ला अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए कड़ाक आई धाड़ उफ ठक ढूम उफ फोमांचू के अंगरक्षकों के रूप में चुने गए। वाह, मुझे तुम दोनों जैसे ही जांबाज अंगरक्षक चाहिए थे। अभी तुमने हमारी जांबाजी देखी कहाँ फोमांचू। दूसरे दिन फोमांचू महामंत्री हारून रशीद वो सेनापति सनातों को सम्राट ग्रह की सैर करा रहा था। वह इतना सुंदर नगर, वाकई इसके निर्माण के लिए फोमांचू को काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। साथ ही साथ वह उन्हें अपनी योजनाओं से भी अवगत करा रहा था। यह नव निर्माणाधीन पावर हाउस है। मेरे विश्व सम्राट बनने में केवल उतना ही समय बाकी है जितना कि इस पावर हाउस के निर्माण में लगेगा। यह है मेरी प्रयोगशाला और यह है प्रोफेसर विलियम। इन्हीं के सहयोग से मेरा विश्व सम्राट बनने का सपना पूरा होगा। माँ में यह तो आपकी मानता है, वरना मैं तो अपने जीवन से निराश एक बेमकसद जीवन जी रहा था। इसी तरह 15 दिन गुजर गए और इन 15 दिनों में हारून रशीद, महामंत्री, सेनापति स्नातो व रंगाबिला फोमांचू की पूरी योजना व सम्राट ग्रह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके थे। सेनापति स्नातो हमें मास्टर की योजना को पूरा कराने के लिए अपनी तरफ से जी जान से कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और उसके लिए हमें पावर हाउस के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाना होगा। ऐसा कभी न होगा। हम फोमांचू के प्रत्येक इरादे को खाक में मिला देंगे। और उसी रात रंगा बिल्ला के मध्य गुप्त मंत्रणा हुई और बिल्ला अपनी स्टैंड गन लेकर शस्त्रागार पहुंचा। सर, आप रात के इस समय? हाँ, शायद मेरी गन में कुछ खराबी आ गई है, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप अंदर जाकर अपनी गन बदल लीजिए। शस्त्रागार के अंदर थोड़ी तलाश के बाद टाइम बम। वह बन गया काम। फोमांचू, अब जल्दी तेरे सम्राट ग्रह में मौत का साम्राज्य होगा। अगले पल बिल्ला ने कुछ टाइम बम अपने वस्त्रों में छुपाए और एक टाइम बम में एक विशेष टाइम फिक्स करके शस्त्रागार में छुपा दिया। टिक टिक। फिर जल्दी जल्दी कुछ दस्ती बम अपने जेब में डाले और एक स्टेन गन लेकर शस्त्रागार से बाहर निकल आया। गन बदल लाई सर? हाँ। फिर अगले पल बिल्ला की जीप का मुंह फोमांचू की प्रयोगशाला की ओर था। और इधर रंगा ठीक 1 घंटे बाद अपने कमरे से बाहर निकलकर सामने वाली भव्य इमारत की तरफ बढ़ा। अगर बिल्ला के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई होगी तो वह अपना कार्य समाप्त करके यहाँ पहुंचने ही वाला होगा। अतः योजना अनुसार मुझे अपना मोर्चा संभाल लेना चाहिए। फिर जैसे रंगा भव्य इमारत के गेट पर पहुंचा। फोमांचू निवास। क्या बात है रंगा, तुम रात के समय यहाँ क्यों आए हो? वाटसन, मैंने सुना कि तुमने मुझे गाली दी है। क्या बकते हो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें गाली दूंगा?
हाँ सुअर, तू सचमुच पागल हो गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। उफ। खैर तेरी तो। आओ बेटा, अब तो तुम मेरी जाल चाल में फंसी गए हो। कहने के साथ ही क्रोधित गार्ड वाटसन रंगा की ओर झपटा था, लेकिन तभी भड़ाक। आह। बोचक का साथ दूसरा गार्ड चीख पड़ा, रुक जाओ रंगा, यह क्या पागलपन है। और शादी सी उठापटक की आवाजों से फुमांचू की नींद खुल गई थी। तो भी इसकी हिमायत करता है, यह ले ढुम। ओए रंगा, यह सब क्या हो रहा है। लेकिन रंगा ने फुमांचू को नजरअंदाज कर दिया और जमीन पर गिरे वाटसन को उठाया और भड़ाक। उफ। हाय। वो मारा। फुमांचू मेरी योजना अनुसार बौखलाहट में बिना अपनी विशेष पोशाक पहने ही बाहर आ गया है। गार्ड्स, यह शायद पागल हो गया, भून डालो इसे। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स अपने आप को आक्रमण के लिए तैयार कर पाते, तड़ तड़ तड़, आह खतरा। और इसी के साथ उसका हाथ अपने वस्त्रों की तरफ रेंगा था, लेकिन अगले पल उसे अपनी भूल का एहसास हुआ था। उफ, मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले अपनी विशेष पोशाक तो पहनी नहीं, और यह गलती मुझसे शायद जल्दबाजी में हो चुकी है। अगले पल वह अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन तभी। मैं कहता हूँ रुक जा प्यारे काने चाचा, वरना यह गोलियां जो तुम्हारे कदमों के आसपास की धूल उड़ा रही है, वही तुम्हारा भेजा भी उड़ा देगी। तड़ तड़ तड़। और इस आवाज को सुनकर फुमांचू बुरी तरह चौंक पड़ा था। तो तुम रहीम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम रहीम तो तिहाड़ जेल में मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। राम रहीम को निकाह ने चाचा, तुमने हमारे देश के सीक्रेट सर्विस के दो होनहार एजेंट अजय समीर को मारा था, और अब मैं तुमसे उनकी मौत का बहुत ही भयानक बदला लूंगा। रंगा अपने चेहरे का मास्क उतारता हुआ गुर्राया था। लेकिन तुम लोग शायद यह भूल रहे हो कि यह तुम्हारे देश भारत की भूमि नहीं, मेरा बसाया बसाया हुआ सम्राट ग्रह है, और मेरी मर्जी के बिना तुम लोग अपने देश वापस नहीं लौट सकते। हमारी फिक्र मत करो काने शैतान, हमने सब इंतजाम कर लिया है। और साथ ही साथ तुम यह भी सुन लो कि मैंने तुम्हारे दोनों पावर हाउसों, प्रयोगशाला व शस्त्रागार में टाइम बम फिट कर दिए हैं, जो अब से ठीक आधे घंटे बाद फटेंगे, और इसी के साथ तुम्हारी तबाही की कहानी शुरू हो जाएगी। हा हा हा। रामजादो, यह तुम लोगों ने क्या किया। मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही फुमांचू ने अपने कमरे की तरफ छलांग लगाई, और अगले पल। रेम, अगर फुमांचू अपनी पोशाक पहनने में कामयाब हो गया तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बड़ा। ऐसा कभी नहीं होगा राम भैया। कहने के साथ ही रेम ने अपनी जेब से एक दस्ती बम निकाला और भड़ाक। रेम, वह देखो, फुमांचू सेब से अपनी विशेष पोशाक निकाल रहा है। फिर बिना कोई क्षण गवाए रहीम ने एक दस्ती बम सेब की ओर उछाल दिया, लेकिन खतरे का एहसास होते ही फुमांचू ने एक और छलांग लगा दी थी। बड़ाम। उफ। कम भक्तों ने बड़ी भारी चोट दी है, और अब यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। तभी शाय। उफ। चचा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम विश्व सम्राट बनने की जगह हमारे साथ चलकर भारत की जेल के मेहमान बनो। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। चाचा, लगता तुम अपनी पराजय सामने देखकर पागल हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो चाचा, इससे पहले कि भारत की सुप्रीम कोर्ट तुम्हें मौत की सजा सुनाए, हम तुम्हारा इलाज आगरा के पागल खाने में करवाएंगे, ताकि मरने से पहले तुम्हें अपने अंजाम को की अच्छी तरह से खबर हो। धाड़ कमीनो। इसी के साथ फुमांचू अपने होश खो बैठा। फिर राम रहीम फुमांचू को लेकर उसकी उड़न तस्त्री के पास पहुंचे ही थे कि तभी भुड़ाम भुड़ाम। राम भैया जल्दी करो, अब फुमांचू के सम्राट ग्रह के तबाह होने में कोई देर नहीं है। शाबाश रहीम, तुमने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। फिर राम रहीम बेहोश फुमांचू को उसी की उड़न तस्त्री में लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। लेकिन जब उड़न तस्त्री चीफ मुखर्जी के ऑफिस के विशाल कंपाउंड में उतरी, तो राम रहीम ने फुमांचू को उड़न तस्त्री से गायब पाया। अरे, अपना चचा कहाँ गायब हो गया। उफ। लगता अपना चचा अंतर ध्यान हो गया है, और फिर कभी हमारे लिए सिर दर्द बनकर आएगा। उड़न तस्तरी से उतरते चीफ मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। आओ मेरे बच्चों, मुझे मालूम था कि तुम दोनों अपनी योजना अनुसार अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। चीफ अंकल, बेशक हम अपने मिशन में सफल होकर लौटे हैं, लेकिन फुमांचू इस बार भी हमें धोखा देकर बच निकलने में कामयाब हो गया है। फिर राम ने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया।
ओ खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम दोनों के कारण आज पूरी दुनिया के सिर पर मंडराता खतरा समाप्त हो चुका है। दूसरे दिन राम रहीम के कारनामों से देश के नहीं दुनिया भर के अखबार रंगे पड़े थे। राम रहीम की वापसी, राम रहीम समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।